हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी होल्ड पेपर सीरीज़ हमारी चल रही है बाकायदा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छी बात भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2016 के 3 मार्कर की। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके 2 पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में मैं बाकायदा पूरे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पार्ट ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में हम पूरे अच्छे से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आप सर्च करें PSC अड्डा, तो आपको हमारी जो आईडी है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि रोज़ाना सुबह 8 बजे के आसपास मैं ये सारे क्वेश्चंस पहले सेंड कर देता हूँ, ताकि आप खुद लिखें और फिर रात्रि जो है समय होता है 9:30 या कभी 9, जो भी है, जब भी वीडियो मिलता है आप उससे चेक ज़रूर करें। ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, अमूमन सभी बच्चे होंगे से इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक आईडी भी आप PSC अड्डा से वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो हम सोशल मीडिया पे हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि हमें सोशल मीडिया पर भी जुड़े, ताकि आपको डेली का क्विज़ भी मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर, और एक एक प्रश्नों को लेंगे जो किस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं एज 3 मार्कर की। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर, ये जो आप पुराने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हमें करवा रहे हो, ये नए सिलेबस के लिए कहाँ तक सही है? तो मैं आपको बता दूं कि नए सिलेबस जो नया है उसमें पुराने सिलेबस से डेटा कम हुआ है, लेकिन डेटा उसी के अंदर से निकला है। यानी कि नए सिलेबस में कुछ नई चीज़ें नहीं जुड़ी हुई है, चीज़ें कम कर दी गई है। जैसे कि नए सिलेबस में मुद्रा बाजार नहीं दे रखा है, लेकिन होगा क्या कि ये चीज़ें आपको वहाँ पर कनेक्ट करेगी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न खाद्य सुरक्षा, तो ये नए सिलेबस में है। और इसके अलावा आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, हमें किस प्रकार से लिखना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और पहला प्रश्न है, मुद्रा बाजार से क्या अभिप्राय है? तो ये एक्चुअल में बात है यहाँ पर शेयर मार्केट की। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं कि मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन और परिसंपत्ति हेतु ऋण प्रदान करता है, जिसमें बैंक, NBFC, सहकारी और निजी संस्था भी शामिल है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मुद्रा बाजार शेयर मार्केट नहीं, वो पूंजी बाजार होता है। एक्चुअल में मुद्रा बाजार क्या होता है कि जितने भी बैंक सिस्टम आ गए हैं, जो भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं या जो संस्थाएं लोन देती हैं, RBI के अधीन जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आ गई है? मुद्रा बाजार के अंतर्गत आ गई, जहां पर क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन होता है। तो जहां पर क्या हो रहा है कि ऋण लिया जा रहा है, होम लोन देते हैं, कार का लोन दे रहे हैं, इसके अलावा बैंक के हमें दे रही, हम बैंकों में पैसा जमा करवा रहे हैं, ये सारा जो फंक्शंस काम कर रहा है पूरा का पूरा, ये मुद्रा बाजार है। तो यहाँ पर यही लिख देंगे हम कि मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन और परिसंपत्ति ऋण हेतु प्रदत्त करता है। और इसके अलावा क्या लिखा है कि जिसमें NBFC जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सहकारी निजी संस्था भी शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिसंपत्ति हेतु ऋण प्रदान करता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है हमारे साथ दिक्कत, लेकिन हमें आशा है कि हमारे आप अच्छे छात्र समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो ये प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेगा, ये पिछले भी पेपर में जा चुका है, अब आया है, और एक और आगे 2018 के पेपर में भी आने वाला है। तो खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पहला 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं एज ए 3 मार्कर, कि समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, दूसरा गरीब वर्ग तक मेरिट वस्तुओं की पहुँच, और तीसरा बफर स्टॉक को संतुलित अवस्था में बनाए रखना। तो ये 3 लाइनें एज इट इज़ में 2015 पेपर में बता चुका हूँ। वहाँ पर खाद्य सुरक्षा का प्रत्यय पूछा था, तो वही बात निकलेगी यहाँ पर। एक्चुअली PDS सिस्टम है, वही खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर PDS के माध्यम से क्या होता है? खाद्यान्न उपलब्ध होता है। मेरिट वस्तुएं जैसे जो दैनिक उपभोग की होती है, चावल, गेहूँ, खाद्य तेल, वो सारी चीज़ें। और बफर स्टॉक जो है वो आपको पता होगा ऐसे, जिसमें किसानों से अनाज लेकर जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सतत आर्थिक विकास क्या होता है? सतत आर्थिक विकास एक बहुत अच्छी टर्म्स है, और इसको हम समझाते हैं आपको एज ए 3 मार्कर में। आप कैसे लिखेंगे इसे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस प्रकार का विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकता की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी को कोई भी समझौता ना करना पड़े, इसे धारणीय विकास भी कहते हैं। मतलब ये कि आज हम विकास की जिस दौड़ में हैं, उसमें हम पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नदियाँ गंदी कर रहे हैं, ठीक है, समुद्र को दूषित कर रहे हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब हो रहा है कि हम जो विकास कर रहे हैं, इससे भविष्य वाले लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली, आने वाले समय में पानी की किल्लत होने वाली है। हम इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हमारी जो पीढ़ी आएगी उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है।
तो सतत आर्थिक विकास इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, लेकिन जो भावी पीढ़ी है उन्हें भी सारी चीज़ें मिल सके। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसे, धारणीय विकास। ओके, तो ये है सतत आर्थिक विकास एज 3 मार्कर में। अब इसके बाद में गरीबी का दुष्चक्र क्या है ये समझाना है। तो यहाँ पर दुष्चक्र ऐसा है कि कहीं से भी स्टार्ट करो मिल जाता है, तो आप सीधा डायग्राम बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। होता क्या है कि जिस व्यक्ति की निम्न आय होती है वो क्या करता है, कम बचत कर पाए, क्योंकि वैसे आय नहीं है तो मेरिट वस्तुओं में खर्च कर देगा, तो फिर ही उसकी कम बचत होगी। और जब बचत ही कम होगी तो ना तो वो कोई प्लाट खरीद पाएगा, ना अपने लिए सेविंग्स कर पाएगा, ना कहीं पर निवेश कर पाएगा। मतलब क्या होगा, न्यूनतम पूंजी निर्माण होगा। अब पूंजी निर्माण जब न्यूनतम होगा तो मतलब उस देश में इन्वेस्टर ही नहीं होंगे, क्योंकि सब तो बचत करने में लगे हुए, बचत इतनी हो ही नहीं रही है क्योंकि दैनिक जीवन का उपयोग हो रहा है। तो होगा क्या कि जब इन्वेस्ट करने वाला ही कोई नहीं है तो इसमें क्या होगा, निम्न उत्पादकता होगी, यानी कि दुकानें कम होगी, मार्केट में डिमांड भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी, सब कुछ चीज़ कम होगी। और होगा क्या, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जिस दुकान पर अगर 10 लोग काम करते हैं और अगर वहाँ पर डिमांड ही नहीं है तो 10 लोग को निकाल के अगर वो 2 लोग रखेंगे तो 8 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब जब 8 लोग बेरोजगार है जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में कमी। और जब राष्ट्रीय आय में कमी हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय वैसे कम हो जाएगी, तो निम्न आय। तो गरीबी दुष्चक्र में आप कहीं से भी घुसे ये कन्फर्म होता है उसमें कि नुकसान होना ही होना है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि गरीबी के दुष्चक्र में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा जा सकता है न्यूनतम शिक्षा, ठीक है, न्यूनतम स्वास्थ्य की प्राप्ति, फिर आगे और भी लिखा जा सकता है जैसे रोजगार की प्राप्ति ना होना, न्यूनतम आय, और भी पॉइंट आ सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो शायद चक्र बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको जो सूटेबल करता है आप उसके अनुसार इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे हम लिख भी देंगे कि गरीबी का दुष्चक्र ऐसा है जिसमें प्रवेश होने पर निकलना मुश्किल होता है। स्वाभाविक सी बात होता है, गाँव में भी होता है, गरीबी के दुष्चक्र में एक बार साहूकार के हाथ में फंसे तो फिर तो पीढ़ियाँ दर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसा वाला काम है। बात करते हैं 5वें प्रश्न की यहाँ पर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सिर्फ इतना सा उन्होंने लिखा है। तो अर्थव्यवस्था से मतलब ये होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें मायने रखती है जो उसकी इकोनॉमी को डेवलप करती हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूछा है तो यहाँ पर अच्छी और बुरी सब बातें लिखनी होती हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ये नहीं कि अर्थव्यवस्था हम समझाने बेटे, ग्रामीण पूछा है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक्चुअल में होती कैसी है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है एवं असंगठित है। असंगठित यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं इनकी कोई निश्चित आय नहीं होती हैं। अगर एक दिन में 100 रुपये काम किया, दूसरे दिन 200 का मिल जाएगा, तीसरे दिन घर भी बैठ सकते हैं, तो असंगठित है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी अधिक है, यानी कि जब सीज़न होगी तब काम मिल जाएगा, गर्मी के टाइम में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा कुपोषण समस्या भी है, गरीबी भी है। तो स्वाभाविक सी बात है जब निश्चित आय नहीं तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो खाने की चीज़ें व्यवस्थित नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, कुपोषण की समस्या भी होगी। किंतु मेन चीज़ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार भी यही है। जैसे कि कोरोना काल में जो इकलौता सेक्टर ग्रो किया वो था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। चाहे इसमें जितने लोग हैं वो सिर्फ 16% जीडीपी को देते हैं, लेकिन इसने जनसंख्या का बहुत सारा भार उठा रखा है, यानी कि 49% जो लोग हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषि के थ्रू इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं भूमंडलीकरण की। अब हो सकता है बहुत सारे भूमंडलीकरण को नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा है और कह भी चुका हूँ कि आप इसके लिए पेपर डाउनलोड कर लें और उसका इंग्लिश वर्जन देखें, और जब आप पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, तो आप कहेंगे ये तो हमें आता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं खास कर सभी बच्चों से कह देता हूँ इस वीडियो के बीच में कि आप लोग क्या करें कि 11th की जो NCERT हैं वो लेकर आ जाएँ। वो नए सिलेबस और पुराने सिलेबस दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसके लिए आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गाँव से रिलेट करते हैं या जहाँ से भी रिलेट करते हैं, MP बोर्ड की भी अगर आप 11th की इकोनॉमी की लेकर आते हैं तो वो भी अब NCERT हो चुकी है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने खुद खरीद रखी है, ले रखी है मतलब, तो बाकायदा उसके बाहर का फ्रंट पेज आपको अलग दिखेगा, अंदर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। तो अब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल का कोई तो आपके ऐसा टच में होगा या आपके जो छोटे साथी होंगे उनसे आप 11th के NCERT ज़रूर लें। इकोनॉमी में अगर स्कोप करना है तो NCERT से आप अच्छी सी समझ बना सकते हैं। मैं बाकी और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल NCERT के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि भूमंडलीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण, तो यहाँ पर ये कि वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका वैश्वीकरण हो जो पूर्णतः प्रभावित हो।
तथा खुली अर्थव्यवस्था के रूप में निर्बाध रूप से आयात निर्यात जारी रहे। कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि अगर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाए और विश्व की अर्थव्यवस्था का भी उस पर प्रभाव पड़े तो वैश्वीकरण हो जाता है यहाँ पर। और मेन चीज़ आ जाती है वो इकोनॉमी क्या हो जाती है, पूरी तरह से खुल जाती हैं, जिसमें निर्बाध रूप से क्या हो, आयात निर्यात जारी हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो ये है राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है, तो ये हम बताते हैं एज ए 3 मार्कर कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के अधीन देश में राष्ट्रीय आय के विभिन्न तरीकों से, जैसे कि आय, व्यय, उत्पादन, मापन, उसके प्रभाव एवं वृद्धि के संबंध में गहन अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन यही एक तौर तरीका होता है कि देश में राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से मापा जाए। इसके अलावा अगर ये भी देखना हो कि उसके प्रभाव क्या रहेंगे और उसमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, तो ये एक्चुअल में एक प्रकार की शाखा भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत पूरा राष्ट्रीय आय का अच्छे से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एज 7वां प्रश्न 3 मार्क का। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। पूछा है सार्वजनिक निजी भागीदारी, इंग्लिश में से कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो 3 पॉइंट में हम इसे लिखेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि PPP आप लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हमें कि आप ऐसा ना लिखे या परीक्षा को समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इंग्लिश कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स पॉपुलर हो वो यूज़ करें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं कि मिश्रित के बाद में अर्थव्यवस्था जगह आप इकोनॉमी लिख दे, वो गलत हो जाएगा। तो PPP के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब वो कैसी हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, तो बिल्कुल होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है क्या है, यही तो होता है। और तीसरा है कि भारत में PPP को सुदृढ़ रूप से अपनाया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि भारत में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़ोरों पर है, तो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें PPP जो है वो बहुत कारगर यहाँ पर साबित हो रहा है, और 1991 से इसे स्टार्ट कर दिया गया था। हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। ये है नीति आयोग के उद्देश्य क्या है। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन पे क्लियर ना दिखे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रश्न है नीति आयोग के उद्देश्य। तो नीति आयोग आपने सुना होगा 1 जनवरी 2015 से स्थापित है, और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो 3 पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये भारत का थिंक टैंक है। थिंक टैंक से मतलब ये होता है कि भारत में नीतियाँ वगैरह बनाना हो, जैसे कि पहले योजना आयोग था जो क्या करता था, पंचवर्षीय योजना बनाता था। हालांकि उसी को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है, हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अगर देश के लिए बहुत सारी योजनाएं सजेस्ट करनी हो तो नीति आयोग काम करता है, यानी कि थिंक टैंक ये सोचता है। दूसरा ये कि भारत सरकार को नीतियाँ बनाने में उत्कृष्ट एवं सलाहकार की भूमिका निभाना। तो इसमें क्या होता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, और अगर उन्हीं के माध्यम से देखा जाए तो सबकी सलाह जब मिलेगी तो नीतियाँ बेहतर बन पाएगी। और तीसरा होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय बनाना। तो स्वाभाविक सी बात है, जब केंद्र और राज्यों की भूमिका भी देश की नीतियाँ बनाने में होगी तो फिर क्या होगा, पूरा राष्ट्र अच्छे से एकजुट यहाँ पर हो पाएगा। तो 3 मार्कर का प्रश्न है यहाँ पर, तो आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है गरीबी के सूचक। इतना सा पूछा है। सूचक से मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गरीबी के इंडेक्स, यानी कि गरीबी को किस प्रकार से मापा जाता है, मापदंड क्या है गरीबी के। तो 2 हम यहाँ बता देंगे, जैसे कि योजना आयोग जो है उसने अपने अनुसार बता रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी से कम भोजन करें, और शहरी क्षेत्रों में जो 2100 कैलोरी से कम भोजन करें, ऐसे भोजन प्राप्तकर्ता को गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया योजना आयोग के अनुसार। और दूसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसके 3 घटक है, जिसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन स्तर। ठीक है, तो इसके हालांकि टोटल 10 पॉइंट है, इनके सबके उप पॉइंट भी यहाँ पर हैं। तो इसके 3 पॉइंट है, इसके माध्यम से भी गरीबी को मापा जाता है। तो अगर आप इतना भी बता देंगे एज ए 3 मार्कर में, हमारा सा बहुत अच्छा सा काम हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर आगे, तो 11 प्रश्न है कि आर्थिक विकास के क्या घटक हैं, यानी कि आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो इसके लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि से मतलब जो देश में GDP है उसका बढ़ना। ठीक है, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय या GDP, उसकी हम बात करें। तीसरा मानव विकास सूचकांक, तो HDI में हमारा जो नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा उचित निवेश, यानी कि इन्वेस्टर जो है वो देश में अच्छे खासे होने चाहिए। अगर इन्वेस्टर अच्छे तरीके से निवेश करेंगे तो देश में उद्योग लगेंगे, वो अच्छे से ग्रो करेगा। पूंजी संचय, तो वही वाली बात है कि लोगों के पास सेविंग्स होगी तो वो पूंजी का निर्माण करेंगे।
पूंजी से मतलब ये कि वह म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, इसके अलावा अगर वे ज़मीन खरीद के रखेंगे, उसको बेचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका क्या होता चलेगा, उपयोग होता चलेगा। और छठा है मानवीय उपलब्धता, यानी कि जो अच्छा कौशल श्रम है वो भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो भी अच्छे से उपलब्ध हुआ तो उस देश का आर्थिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अब आर्थिक विकास क्या होता है, ये प्रश्न आगे हमें मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम चर्चा करेंगे। प्रश्न 12वां कि ग्रामीण साख क्या है। तो प्रश्न बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत सारों को साख समझ में नहीं आता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण है वो किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, पशुपालन, बागवानी आदि हेतु जो ऋण दिया जाता है उसे हम कहेंगे ग्रामीण साख। और वर्तमान में नाबार्ड प्रमुख रूप से साख संस्था है। एक्चुअल में हालांकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इसमें काम कर रही है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ग्रामीण साख है, ठीक है, इस ग्रामीण साख में जो नाबार्ड है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वही क्या करती है, अच्छे खासे तरीके से लोन यहाँ पर प्रोवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में करवाती है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पर। बात करते हैं 13वें प्रश्न की, औद्योगिक रुग्णता। तो औद्योगिक रुग्णता मतलब कि यदि किसी क्षेत्र में उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु कच्चा माल, पूंजी, परिवहन आदि न हो तो वहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक रुग्ण प्रदेश है। तो जैसे कि एमपी में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो परिवहन इतना अच्छा नहीं है, पूंजी तो लोगों पास है नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के 5 गरीब राज्यों में से एक है। इसके अलावा कच्चा माल, एग्रीकल्चर भले है, लेकिन जो कच्चा माल व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। इसके अलावा बिजली हो गई, बाजार हो गया, सारी चीज़ें एमपी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या है, औद्योगिक रुग्णता कहलाती है, और एमपी एक औद्योगिक रुग्ण राज्य है। 14वां प्रश्न यहाँ पर कि तरल मुद्रा क्या है। तो मुद्रा का जब आसानी से लेन देन में उपयोग किया जा सके वह तरल मुद्रा कहलाती है। जैसे कि नगद रुपया जिसका इच्छा अनुसार संचय एवं खर्च हो सकता है। मतलब तरल मुद्रा ये कि जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सके। अगर मैं आपको 10 रुपये दूंगा तो आप आसानी से ले पाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास एटीएम कार्ड है और मैं आपसे कहूँ कि ये लो, आप खुद पैसे निकाल के ले लेना, तो एक पल के लिए आपको जोर आ जाएगा। या मैं आपको कहूँ कि चलिए मैं फ़ोनपे से आपको पेमेंट करता हूँ, आप कहेंगे मेरे पास फ़ोनपे नहीं है, तो फिर ये क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम ये नहीं कह सकते तरल मुद्रा है, या एटीएम भी तरल मुद्रा नहीं है। तरल मुद्रा वो कि जिसको आसानी से हर कोई ले दे सके, वो आपकी जेब में भी हो सके और बाज़ार में आप आसानी से प्रयोग कर सकें। तो आज का जो आखिरी प्रश्न हमारे सामने वो है प्रव्रजन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइग्रेशन, या सरल शब्दों में समझे तो इसे कहा जाएगा पलायन। तो प्रव्रजन क्या होता है, जो कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब जनसंख्या का एक समुदाय विशेष क्षेत्र से पलायन करता है, जो प्रमुखतः रोजगार की तलाश एवं उचित जीवन यापन हेतु होता है, प्रव्रजन कहलाता है। चले साथियों, तो आज का वीडियो हमारा रहा लंबा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, बाकायदा जो पूरा 2016 का 3 मार्कर था वो अच्छे से कवर किया है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट करते रहें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।